नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और आज बात भारतीय राजनीति की और दलित समाज की। बीते कुछ वक्त में देश में दलितों पर अत्याचारों को लेकर कई छोटे बड़े प्रदर्शन हुए, लेकिन हाल में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश में दलित राजनीति उफान पर है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के दुरुपयोग को लेकर चिंता जताते हुए इसके तहत तुरंत गिरफ्तारी की जगह शुरुआती जांच की बात कही थी। कई दलित संगठनों ने दलितों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ 2 अप्रैल को देशव्यापी प्रदर्शन किया और इसके बाद तकरीबन दलों के बीच होड़ सी लग गई कि वो दलितों के सबसे बड़े हितैषी हैं। बसपा प्रमुख मायावती से लेकर कांग्रेस पार्टी ने खुलकर ये संदेश देती दिखी कि वो दलितों के साथ खड़ी हैं, तो वहीं केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी से लेकर उसके सहयोगी दल भी खुलकर दलितों के हितों के संरक्षक बनने का दावा करते नजर आए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भाजपा के 38वें स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस को चुनौती भी दी और उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी कभी दलितों के खिलाफ कोई काम नहीं करेगी। उनका कहना था कि भाजपा कभी आरक्षण को हटाने वाली नहीं है और अगर कांग्रेस कभी इसे हटाने की कोशिश करेगी तो भाजपा उसे ऐसा करने नहीं देगी। आज अपने कार्यक्रम में समझेंगे कि क्या भारतीय राजनीति के केंद्र में इस वक्त दलित समाज है और इसके क्या असर भारतीय राजनीति पर दिखेंगे और समाज पर। हमारे साथ 4 बेहद खास मेहमान हैं। कपिल कुमार हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं, इतिहास विभाग में इग्नू में है, आपका स्वागत है। राहुल देव हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राहुल जी स्वागत है। डॉक्टर ए के वर्मा हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वर्मा साहब स्वागत है आपका भी। और प्रोफेसर सुखदेव थोराट हैं, दलित चिंतक हैं, जाने-माने विचारक हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत में करना चाहूंगा वर्मा साहब आपसे, जिस तरीके के हालात हमने पिछले कुछ महीनों में देखे, देश में अलग अलग राज्यों में आंदोलन, सड़कों पर उबाल, असंतोष कहूं मैं, हक की लड़ाई कहूं, क्या है ये, इसके पीछे की वजहें क्या हैं? इसके पीछे की वजह कविंद्र जी, मैं ये मानता हूं कि भारत में दलित नेतृत्व में एक वैक्यूम है, एक खालीपन सा है और कोई भी ऐसा दलित नेता नहीं दिखाई देता देश में जो कि उनको उनकी एनर्जीज को सकारात्मक ढंग से चैनलाइज कर सके। और इसलिए आजकल मैं देख रहा हूं कि बहुत सारी दलित जो एक्टिविस्ट हैं या बहुत सारे दलित जो विचारक हैं, वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे होने वाले डिस्कशंस या सोशल मीडिया पे फैलाई जाने वाली भ्रामक तथ्यों से प्रभावित होकर अपनी अपनी अपने एक्शंस ले रहे हैं या डिसीजंस ले रहे हैं। तो ये एक ऐसा मौका था कि पूरे देश में एक्चुअली मायावती के अलावा किसी को दलित नेता के रूप में आज जाना नहीं जाता है, इसलिए एक बहुत अच्छा मौका है एक अच्छे दलित नेतृत्व के लिए, एक वैकल्पिक दलित नेतृत्व के लिए भारत में उभरने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हम लोगों को कोई ऐसा दलित नेतृत्व दिखाई नहीं देता। तो एक तो मैं ये मानता हूं कि दलित नेतृत्व का अभाव एक बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से कि बहुत सारे जो इस प्रकार के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, वो इधर उधर भटक रहे हैं और कभी कभी भी वायलेंस पे उतारू होते हैं, जिसका कि हम लोगों ने नजारा देखा पिछले। दूसरा जो चीज मुझे समझ में आती है वो ये समझ में आती है कि कुछ समय से, काफी मेरे ख्याल से कई दशकों से एक प्रवृत्ति समाज में दिखाई दे रही है कि दलितों में ये भाव भर दिया गया है कि वो हिंदू समाज से अलग हैं और बहुत सारे दलित ऐसा मानने लगे हैं कि वो बौद्ध धर्म के हैं और हिंदू धर्म के विरुद्ध हैं। जबकि मुझे लगता है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति को ठीक नहीं माना जा सकता। जब हिंदू समाज की हम परिकल्पना करते हैं तो उसमें दलित समाज हमारे हिंदू समाज का एक अभिन्न अंग होता है और सारे जो लोग भी गैर दलित हैं उनको इस बात का बहुत कोशिश करनी चाहिए कि कभी इस दलित घटक में कभी ये भावना ना आने पाए कि वो हिंदू समाज का अभिन्न अंग नहीं है। इसके लिए फैलाने फुसलाने के ढांचे। मैं सिर्फ इसके कारणों पर आगे आऊंगा। जो आपने 2 कारण बताया कि हाल के दिनों में जो दिखा है, थोराट साहब आपकी नजर में जिस तरीके से आंदोलन हुए, सड़कों पर दलित समाज आया अपनी मांगों को लेकर या फिर कोर्ट की ओर से कुछ स्टेप लिए गए उसके विरोध में, इसके पीछे के बड़े कारण क्या राजनीतिक हैं? और अगर राजनीतिक हैं तो फिर वो कैसे नजर आ रहे हैं? और क्या जो वर्मा जी कह रहे हैं कि नेतृत्व की कमी है, सोशल मीडिया का एक बड़ा रोल है जिसके चलते बार बार उस सड़कों पर जरूर हैं लेकिन दिशाहीन से दिखते हैं? नहीं, ये राजनीतिक है नहीं, ये इसके पीछे कुछ सही तरीके के कारण है। एक तो मेरा ख्याल है जो एट्रॉसिटी की डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट ने दी
उसको उसके ऊपर असंतोष होना, नाराज़ी होना ये स्वाभाविक था। जो एट्रोसिटी एक्ट है 2015 का, इसको सुधारा था, इस सरकार ने सुधारा था और स्ट्रिक्ट बनाया था। उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि लगभग पिछले 3 साल में हर साल 40,000 एट्रोसिटी हुई ऑन एन एवरेज, और उसमें बढ़ोतरी भी हुई। अब इतना सख्त एक्ट होने के बावजूद भी एट्रोसिटी है, तो इस एक्ट को जैसा था सख्त वैसे बनाना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुधारना करने की कोशिश की, मतलब रिलैक्सेशन करने की कोशिश की, तो उसमें दलितों में गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन दूसरी बड़ी बात है जो लोग समझते नहीं है या समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में दलितों को अलेज किया गया कि वो अपने स्वार्थ के लिए किसी को इंटिमिडेट करने के लिए एक्ट को मिसयूज करते हैं। तो मेरा ख्याल है ये इससे काफ़ी मानसिक हानि पहुंची है दलितों को, तो ये एक एंगर उसमें आया हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल है एट्रोसिटी ही उसका कारण, तो एट्रोसिटी तो मेन कारण है, लेकिन उसके पीछे पिछले 30 साल से जो नीतियां बन रही है वो भी उसके पीछे है। सर, लगातार रिजर्वेशन के खिलाफ स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, या रिजर्वेशन का आधार जातीय आधार निकाल के आर्थिक आधार बनाया जाए। मैं सर इसी पॉइंट पर आना चाहता हूं कि क्या कंपोनेंट पैन का राजनीतिक तौर पर चुनाव नजदीक होते हैं, सड़क पर आंदोलन तेज होते हैं, संख्या ज्यादा दिखती है, या वाकई हितों को लेकर चिंता है? लेकिन अगर हितों को लेकर चिंता है तो ये जो आंदोलन है, ये जो आवाज जो मुखर होती हैं, ये लगातार अनवरत क्यों नहीं दिखती हैं? क्या वाकई महज राजनीति इसके पीछे है, या फिर राजनीति इस बार कहीं दूर खड़ी है इससे? मुझे पूछ रहे हैं आप? जी सर। हेलो, थोड़ा सा मेरा सवाल आपसे है। मुझे पूछ रहे हैं? जी। अच्छा, नहीं, मैंने इसका जवाब दिया। इसके पीछे राजनीति नहीं है, इसके पीछे सही कारण है। जो गलत नीति या पिछले 3 साल में कुछ एरिया में हुई है, एट्रोसिटी एक्ट हुआ है, स्कॉलरशिप का पैसा, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का पैसा 11,000 करोड़ ड्यू में है, दलित स्टूडेंट की बुरी हालत है, राजीव गांधी फेलोशिप का पैसा नहीं गया, अनएम्प्लॉयमेंट आज की तारीख में दलितों में सबसे ज़्यादा है, जो लगभग 11 से 12% अनएम्प्लॉयमेंट, जो हाईएस्ट कंपेयर टू एनी अदर ग्रुप। तो मेरा ख्याल है जो नीतियाँ निगेटिव तरीके से हुई, 2 सुसाइड हो गए, एक हैदराबाद में हुआ, एक जेएनयू में हुआ, तो ये एक एक्यूमुलेटेड एंगर है और एंग्विश है, इसमें राजनीति नहीं है। राजनीति तो बात की बात है, जब इंसिडेंस हुआ लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। थोड़ा सा और आगे ले जाना चाहूँ, जो आपने पॉइंट रेस किया है कपिल जी, क्या वाकई जिस तरीके से इस बार दलित समाज सड़कों पर है, या फिर जो उनके आप कहें कि उभार है, आवाज है, जो उनका संतोष है, वो इस बार उनका अपना है, राजनीति से प्रेरित नहीं है? राजनीतिक दल मजबूरी बस कहीं उनके पीछे खड़ा होना चाहता है? देखिए, 2 सवाल हैं इसके अंदर। सबसे पहली बात तो जो 2 अप्रैल को आक्रोश सामने आया, वही इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है कि आज इस देश के अंदर जिस दलित को सड़क पे निकलने नहीं दिया जाता था, गली में निकलने ही नहीं दिया जाता था, आज वो दलित इतना मजबूत हो रहा है कि वो अपने पैरों पे खड़ा होकर के, और अगर वो कुछ समझता है कि उसके ऊपर जाती हो रही है तो उसके विरोध में उठ करके खड़ा है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि थोराट साहब ने और वर्मा जी ने जो 2-3 बातें कही, वर्मा जी ने कहा कि दलितों में नेतृत्व नहीं। क्यों नहीं? बाबा साहब अंबेडकर जैसा कोई नेतृत्व, या किसी ज़माने में बाबू जगजीवन राम रहे, उन जैसा नेतृत्व दलितों में आता। क्योंकि हो ये रहा है कि दलित समाज के अंदर जितने लोग ऊपर पढ़ कर के अच्छे ओहदों पे आ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, या जैसे आगे जा रहे हैं, वो सारे के सारे जब भी जो सरकार आती है उससे कोई ना कोई ओहदा प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी उसको लगा देते हैं कि मुझको सरकार से कोई ओहदा मिल जाए, मुझको मेरे दलित समाज या उसके लिए उठाने की, जो उसको दलित समाज के लोग भी उसका इस्तेमाल ये करते हैं। मेरा एक बहुत अच्छा, मैं एक सवाल मैं पूछता हूं अक्सर कि देखिए, अपने समुदाय के बारे में डिमांड करना कि मेरा समुदाय पिछड़ा हुआ है, मेरे समुदाय पे ज्यादती होती है, मेरे समुदाय पे ये अत्याचार होता है, मेरा समुदाय के लोग गरीब है, एक बहुत अच्छी बात है और उसके लिए नेतृत्व की जरूरत है।
लेकिन जो लोग आज इस देश की राजनीति में दलित का नेतृत्व करते हैं, उनसे मेरा सवाल है कि दलित बेचारे दबे हुए हैं, उन पे रोज अत्याचार हो रहा है। 40,000 का आंकड़ा बताया थोराट साहब ने, लेकिन जो ये नेतृत्व करने वाले हैं दलितों के, उनके परिवार कितने संपन्न हैं? जिस समय वो दलित राजनीति करने आए थे, उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी? और 2-3 साल की राजनीति करने के बाद में आर्थिक स्थिति क्या बन गई है? बाबा साहब के नाम पे राजनीति करके राजनीति में अपने को प्रतिष्ठित करना, क्या बाबा साहब ये कह गए थे कि आप और अपने परिवारों के आप करोड़ों रुपए के बिजनेस करवा दीजिए? तो सवाल यहां यह आता है कि सबसे पहले ये लोग जो नेतृत्व कर रहे हैं, ये अपने को भी तो देखें कि मेरा समुदाय इतना गरीब है, उस पर रोज अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन मेरा अपना परिवार जो है वो कैसे इतना ऊपर उठ चुका है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं राहुल जी, नहीं, एक इसमें मैं और बात कह दूं आपको। मेरा थोराट साहब से एक सवाल है कि थोराट साहब एक ओहदे पे थे, यूजीसी के चेयरमैन थे। जितनी यूनिवर्सिटीज ने पैसा लिया स्कॉलरशिप का और नहीं बांटा देश के अंदर दलित, कितने वाइस चांसलर्स के ऊपर एक्शन लिया गया? कितनी यूनिवर्सिटीज की ग्रांट रोकी गई? मैं सवाल पूछना चाहता हूं। नहीं, जो आप नहीं सुनिए, और जॉब के अंदर भी यूनिवर्सिटीज में क्या किया जाता है? वाइस चांसलर लोगों ने बड़ी तरीके से कि जॉब का जो रिजर्वेशन है और उसका जो रोस्टर बनता है, उसमें क्या करेंगे कि रोस्टर ऐसे सब्जेक्ट पे घुमा देंगे। मेरे अपने यहां मेरी यूनिवर्सिटी में यह हुआ कि जिस सब्जेक्ट में दलित कैंडिडेट ही ना मिले, उस पर क्या रोक लगाई गई? तो सवाल यह होता है कि जब आप किसी ओहदे पे बैठे हुए हैं, उस ओहदे पे जो आपको अधिकार प्राप्त है और जो कानून है, उन कानूनों को आप लागू करा सकते हैं। उनको लागू कराने के लिए जब अवसर मिलता है तो कितने लोग उसका उपयोग करते हैं, और ये असंतोष की वजह हो सकती है। ये असंतोष की वजह है। मैं राहुल देव जी, लेकिन मैं और थोड़े से बड़े सवाल की तरफ बढ़ना चाहूंगा। जो वर्मा जी कह रहे हैं, जिस तरीके के आंदोलन पिछले हाल के वर्षों में, कुछ हुए महीनों में अलग अलग राज्यों में, क्या नेतृत्व न होने के चलते दलित समाज का आंदोलन ज्यादा पहले से मजबूत होता दिखा है, या जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि जो नेतृत्व है उससे मोहभंग हो चुका या मोहभंग होता दिखा है और इसीलिए इस बार का आंदोलन पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व मजबूत? नेतृत्व शून्यता की बात अहम है। मैं भी इससे सहमत हूँ एक हद तक, क्योंकि पहले जिस तरह का हमने नेतृत्व देखा, महाराष्ट्र में एक समय बहुत मजबूत दलित आंदोलन था, उसके बड़े मजबूत नेता थे, सम्मानित नेता थे। आज वो दिखाई नहीं देते। उनमें से एक रामदास आठवले आज सत्ता में यहाँ शामिल है, और वो रामविलास पासवान दूसरे बिहार के और उत्तर के दलित नेता थे। तो एक पीढ़ी हमने देखी दलित नेताओं की जो अब सत्तासीन हो गई है, और वो सरकार किसी भी हो लेकिन वो सत्ता में रहते हैं। उन्होंने ये साध लिया है। दूसरा, मायावती एक तीसरा बहुत चमकदार सितारा था दलित नेतृत्व की, लेकिन वो कभी भी उत्तर प्रदेश से बाहर जाकर कुछ वो कर नहीं पाई, वो हमेशा सीमित रही। और अब इस पिछले चुनाव में हमने देखा कि उनकी वो उत्तर प्रदेश की ज़मीन भी दरक गई है पूरी तरह। तो अब सचमुच जो नए तरह का दलित युवा आया हुआ, जो पहले से पढ़ा है, उसमें ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं हैं, उसमें आक्रामकता है, वो निडर है, वो अब उतना अपने को दबा हुआ महसूस नहीं करता, और उसको कसमसाहट ज़्यादा है। वो पुरानी वर्जनाओं को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उसके नए सपने हैं, इसलिए नई ऊर्जा भी है। उसको जिस तरह का नेतृत्व चाहिए, उस ऊर्जा को चैनलाइज करने के लिए वो नहीं है। और उसमें हम देख रहे हैं कि एक नए तरह का युवा, ज़्यादा आक्रामक और उग्र दलित नेतृत्व दिखाई दे रहा है। एक तो ये नेतृत्व का सवाल है जी। जहाँ तक सवाल ये 2 अप्रैल को जो भारत बंद हुआ और उसमें जो स्थिति बनी, मुझे ये नहीं लगता कि ये उतना मासूमियत से हम कह सकते हैं कि इसके पीछे और कुछ नहीं था। केवल एक स्वतः स्फूर्त नाराज़गी थी लोगों की, और जिसको सोशल मीडिया ने बढ़ाया। सोशल मीडिया ने एक भूमिका निभाई उसमें महत्वपूर्ण, लेकिन ये तो बिल्कुल निर्विवाद है कि उसके पीछे राजनीतिक शक्तियाँ थीं। उसको उस गुस्से को भुनाने के लिए, उनको भड़काने के लिए और इतने विस्फोटक बनाने के पीछे राजनीतिक शक्तियों का ना होना, तो ये तो बहुत ही अद्भुत बात होगी, अजीब बात होगी। थोराट साहब, 80 के दशक से अगर शुरू करूं, और वाकई देश में जाति और राजनीति कभी अलग नहीं रही है। 2014 का चुनाव मैं जरूर कह सकता हूं कि शायद इसमें एक एक्सेप्शनल केस रहा है, लेकिन वापस क्या वो दौर लौटता दिख रहा है जब राजनीति जाति के सांचे की तरफ बढ़ती दिख रही है, और इस बार धुरी दलित समाज है? नहीं, मेरा ख्याल है मैं आपसे सहमत नहीं हूं।
जात पॉलिटिक्स का आधार शुरू से रहा है और रहेगा। वो फिर कांग्रेस का पीरियड हो या दूसरा पीरियड हो। आप इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स देख लीजिए, जिसमें जाति का इक्वेशन कितना रहता है। हर एक जाति के वोट काउंट किए जाते हैं, उस हिसाब से हर एक जाति का अलायंस बनता है। हम बिल्कुल इतने ओपनली जात और पॉलिटिक्स की बात करते हैं कि उसमें हमें बुरा भी नहीं लगता है। जाट की पॉपुलेशन कितनी है, मराठों की पॉपुलेशन कितनी है, पंडितों की पॉपुलेशन कितनी है, दलितों की पॉपुलेशन कितनी है। तो जात तो इंडियन डेमोक्रेसी का आधार है। इतना ही हो रहा है कि ये जात थोड़ी सी सेकुलराइज हो रही है, अलायंसेस बन रहे हैं, एक ही जाति के लोग हैं तो उसमें दो गुट बन रहे हैं, लेकिन जात तो डेमोक्रेसी का आधार है। जहाँ तक दलितों का सवाल है, उसमें तो उनके ऊपर तो मजबूरी है। मजबूरी ऐसी है कि उनके जाति से जुड़े हुए सवाल है। अनटचेबिलिटी उनको झेलनी होती है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन उनको झेलना होता है, एट्रोसिटी उनको झेलना होता है। जब वो ये करते हैं तो वो जाति का आधार ही बनते हैं, क्योंकि जाति के आधार पे ही उनके ऊपर अन्याय होता है। तो उनको हम ये नहीं कहेंगे कि वो जाति के आधार पे इकट्ठा आते हैं, वो इश्यू के आधार पे इकट्ठा आते हैं। उनको जात प्रमोट करने का उनका कोई उसके पीछे मतलब नहीं है। वो तो जात तोड़ना चाहते हैं। जात प्रमोट करना जो चाहते हैं और उसको कंसोलिडेट करना चाहते हैं, वो हायर कास्ट के लोग हैं। दलित नहीं करना चाहते, वो तो उसका भक्षक है, इसलिए वो जाति के आधार पर इकट्ठा आते हैं और उनके साथ कोई आते नहीं है। चलिए, तो ये मान के चलिए कि जात डेमोक्रेसी का आधार है, जिसके खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हमें सोशल डेमोक्रेसी चाहिए जो मेरिट और मुद्दों के बेसिस पे चलेगी। या ऐसा नहीं है, यहाँ जाति के आधार पे लोग इकट्ठा आते हैं, लेकिन मुद्दे उसमें बाद में आते हैं। मुद्दे आते हैं। आप करें कपिल जी, इतिहास में जाइए। कपिल जी, मैं बहुत संक्षेप में सीधे सवाल, देखिए, क्या वाकई इस बार दलित राजनीति की धुरी पर है या फिर महज वो एक बार फिर इस्तेमाल होने के लिए? ये मत भूलिए कि दलित वोट हमेशा राजनीति की धुरी पे रहा है, कभी जब से के पूरा फ्रेंचाइज आया है। एक बात मत भूलिए, थोराट साहब ने कहा कि जात आधार है राजनीति का। इतिहासकार होने के नाते मेरा सवाल है कि इस जात को प्रजातांत्रिक राजनीति का आधार कब बनाया गया इस देश के अंदर? और जब सन 37 के अंदर चुनाव होते हैं, लगातार शिकायतें गई राजेंद्र प्रसाद जी के खिलाफ, सरदार पटेल के पास, मौलाना आजाद के पास, कि बिहार के अंदर जो चुनाव कांग्रेस के लीडर्स के किए जा रहे हैं टिकट देने के लिए, वो जात के आधार पे किए जा रहे हैं। और राजेंद्र प्रसाद जी का जवाब है, उन्हीं के पेपर्स में ये चिट्ठियां मौजूद है कि हाँ, ये बात सही है कि जात को आधार यहां मनाया जा रहा है, लेकिन हम क्या करें, हमारे लिए कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताना पहली बात है। 1937 के चुनाव से जात को वहां आधार बना करके चुनाव के अंदर लाया गया। वायलेंस इंक्वायरी कमेटी एआईसीसी के पेपर्स में पड़ी हुई है, जो कभी पब्लिश नहीं की कांग्रेस ने। उसको उठा के देख लीजिए कि जो किसान सभा के गरीब दलित किसान वोटर थे, कांग्रेस के इलेक्शंस के अंदर हरिपुरा और त्रिपुरी के लिए उन पे हाथी चलवाए गए, उन पे किस तरीके से वहां पे अत्याचार किए गए, नकली वोटर बनाए गए, बूथ कैप्चरिंग की गई, सारा सन 37 का रिकॉर्ड ये मौजूद है। वहां से जब आया, मैं वापस मुद्दे पर वर्मा जी, जिस तरीके के इस बार सिनारियो है, 2014 में कहा गया कि ऐसा इलेक्शन जिसने जातिगत सांचे को तोड़ा और लोगों को विकास या मुद्दों के नाम पर एक साथ खड़ा कर दिया। सन 77 ने भी किया। दो बड़े उदाहरण। 1977 को मत भूलिए, इस दशक की बात कर रहा था। तो क्या वर्मा जी ऐसा लगता है कि वापस उस तरफ लौटता दिखता है अब चुनावी परिदृश्य या राजनीतिक समीकरण, और उसका नुकसान सबसे बड़ा आपकी नजर में क्या है? भाई देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आइडियली हिंदुस्तान का जो आदमी है वो जातिवादी के आधार पर वोट देना नहीं चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारी राजनीतिक पार्टियों ने राजनीतिक विचारधाराओं को हमारे राजनीतिक कॉन्टेस्टेशन के केंद्र में रखा ही नहीं है। उन्होंने केवल और वो प्रॉब्लम इसलिए आई कि स्वतंत्रता के बाद से यहाँ पे एक आइडियोलॉजिकल होमोजेनाइजेशन हो गया कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन पे कोई बात ही नहीं होती थी। सभी लोग कांग्रेस 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 कांग्रेस, एक नेशनल मूवमेंट हुआ करता था। इसीलिए शायद गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए और उसकी जगह एक लोक सेवक संघ की स्थापना की जाए। तो हमें शुरू से ही पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन के लिए आइडियोलॉजिकल कॉन्टेस्टेशन का कोई विकल्प ही नहीं मिला। तो हमारी राजनीतिक पार्टियों के पास कोई विकल्प ही नहीं था कि इसको पॉलिटिकल के अलावा एक प्राइमॉर्डियल को अपने पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का आधार बनावे। तो एक तो चीज़ ये, और दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि हमारी, और जो 2014 में आपने देखा कि लोगों ने एक उनको अवसर मिला कि वो जाति से हट के अगर विकास को वोट दे सके तो वो प्रेफर करेंगे।
लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब विकास का मुद्दा आता है तो विकास के साथ करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। करप्शन एक बहुत बड़ा हैंडल है जो कि उस विकास को ग्रास रूट्स लेवल पे परकोलेट नहीं होने देता है। तो चाहे आप जितना भी विकास का मुद्दा लेके आगे बढ़ें, अगर ग्रास रूट्स लेवल पे वो विकास परकोलेट नहीं होता तो लोगों की निष्ठाएं उस विकास में फिर धीरे से कम होती हैं और फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता कि वो जाति की तरफ टर्न। जी सर। इसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो विकास की बात कहे, अंत में घूम फिर के उसको जातिगत समीकरणों पर ध्यान देना पड़ता है अपने निर्वाचन। जी राहुल जी, जिस तरीके से दो सवाल में जो चाहूँगा चलते थे आपसे, पहला ये कि जाति की तरफ अगर लौट रहे हैं तो क्या इस बार जिस तरीके का आंदोलन या जो दलित समाज देख रहा है वो मजबूर कर रहा है सभी पार्टियों को कि उनके पीछे खड़ा हो जाए? ये एक फर्क है पहले की राजनीति से अब की राजनीति में, और इसके नफा नुकसान क्या हो सकते हैं? नहीं, जाति के लौटने की बात क्या है? जाति से हम अलग गए कब? थोड़ा ऐसा आपको लग रहा है कुछ कि एक हद तक 2014 के चुनाव में लोगों ने जाति से ऊपर, धर्म से ऊपर उठकर भी वोट दिया था, लेकिन उसमें जाति बिल्कुल निष्क्रिय हो गई थी। जाति कोई कंसिडरेशन नहीं था, उसका कोई आधार नहीं रहा था। ये ऐतिहासिक बात नहीं होगी। तो जाति तो रही है और रहेगी और आज भी है चुनाव का आधार और राजनीति का आधार भारतीय राजनीति में। दूसरी बात, इस बार दलित जो अब तक थोड़ा बिखरे हुए से लगते थे, एक वोट बैंक जैसे उनका व्यवहार नहीं होता था, मुझे लगता है जो नई चेतना उभरी है और वो लग रहा है कि वो राष्ट्रव्यापी है, वो केवल क्षेत्रीय नहीं है, कुछ प्रदेशों तक सीमित नहीं है। और अभी से अगले एक साल के बीच में मुझे लगता है कि जिस तरह के नए संगठन सक्रिय हुए हैं, जिस तरह का नए नेतृत्व धीरे धीरे उभरा है और जिस तरह से उसको बाहर से भी कुछ समर्थन मिल रहा है, तो निश्चित रूप से एक ज़्यादा बड़ा राष्ट्रीय मंच दलितों का बनता मुझे दिख रहा है। इसकी संभावना मुझे लग रही है और वो निश्चित रूप से लोकसभा चुनावों को भी प्रभावित करेगा और प्रादेशिक चुनाव को भी प्रभावित करेगा। दलित अब निश्चित रूप से, और इसके साथ कुछ और अगर हम वर्ग जोड़ लें तो फिर मानिए कि एक नई धुरी और बड़ी मजबूत धुरी बनती दिख रही है लोकसभा चुनाव के संदर्भ में। बहुत संक्षिप्त सर। देखिए, एक तो पहली बात ये समझ लीजिए कि आज का दलित युवक जो है वो बेवकूफ नहीं है, दबा हुआ नहीं है, और वो अच्छी तरह समझता है कि कौन राजनीतिज्ञ उसका मखौल उड़ा रहा है कि मैं उपवास पे बैठ जाऊंगा और मैं ये कर दूंगा, और साल भर क्या क्या किया है। काफी चेतना है दलित में। दूसरी बात एक मुद्दे की ये समझ लीजिए कि दलित का जो प्रश्न है इस देश के अंदर, वो तब तक उसको सम्मान नहीं मिलेगा जब तक कि हम अपने दिमाग के अंदर जो हमारी मानसिकता है दलित के बारे में, जब तक हम उसे इंसान नहीं समझेंगे, जब तक हम उसे बराबर का नहीं समझेंगे, तब तक चाहे आप कोई कानून ला लीजिए, सुप्रीम कोर्ट कुछ कर लीजिए, इतने कानून बने हुए हैं, इतना कुछ हुआ है, क्यों उत्पीड़न बढ़ रहा है दलित का। और इस मानसिकता को दूर करने के लिए एक दलित चेतना, दलित के प्रति चेतना आपको बच्चे के अंदर स्कूल से जागृत करनी होगी कि दलित हमारा भाई है, हमारे समाज का अंग है, उसको हमें सम्मान देना है, उसको बराबर का समझना है। जब तक वो चेतना नहीं आएगी, दलित के लिए कुछ नहीं होगा, चाहे कोई राजनीतिक दल कुछ भी कहता रहे। आप सामाजिक चेतना की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि देश में जब राजनीतिक दल एक खास जाति या फिर एक धर्म को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते रहे हों, दशकों तक और दशकों से ये खेल चल रहा हो, क्या वो इतनी आसानी के साथ बदलने देंगे? और कैसे इस बदलाव के साथ वो समाज अपने आप को सुरक्षित और अपने हक को मानेगा या फिर मांगेगा? फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।